इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली लो है, 4% से भी नीचे है। रेमिटेंसेस आपने जैसे बताया $38 अरब इंक्रीज हो गए हैं। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं $53 अरब से $59 अरब पे चली गई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, हाँ बढ़ गई हैं, लेकिन जब आप नेट करते हैं, जब टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स उसमें से माइनस करते हैं तो कम हो गई हैं। एक मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। तो पहले जरा पेट्रोल और फिर आते हैं चीनी पे। जो माफियाज हैं वो चाह रहे हैं कि जरा इससे मिल्क भी करें। इस इंडस्ट्री को अगर कुछ करना है आपको, तो कोई असेंबली की साख्त जो है उसको चेंज करना है। वो चाइनीज इन्वेस्टर कहता है कि जी मैं आप आके कितने लाइसेंस लूंगा, स्टे ऑर्डर तो नहीं हो जाएगा, लेबर की क्या यहाँ पे है इशू, यहाँ पे बिजली का रेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है कि नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स भाग जाएंगे। क्यों कोई आएगा एक ऐसी इकोनॉमी में जहां ग्रोथ के कोई चांस ही नहीं है कि ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं। वो खुद मान रहे हैं कि 4 साल से कोई ग्रोथ नहीं है। जनाब हम तो अपनी फैक्ट्रियां बंद करें, हायरिंग फ्रीज लगाए हुए हैं हमने। अभी जिन लोगों ने आपका मुल्क चलाना है वो तो छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो टाइम बॉम्ब अंदर हमारे माशरे में है वो ये 20 मिलियन बच्चे बगैर नौकरी के वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। आप $3.5-4 बिलियन का पाम ऑयल मंगवाते हैं। मैं हैरान हो गया, $900 मिलियन की आप दालें मंगवाते हैं। ये एनएफसी अवार्ड जो है इसके ये भी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इसके होते हुए आपका बजट कभी ठीक ही नहीं हो सकता। सारी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उसकी एक प्रोफेशनलिज्म की धाक बैठ गई है। ट्रम्प साहब खुद उन्होंने कल स्पीच में ये वॉरफेयर की नेचर चेंज हो गई। इंडिया 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जो है वो राशन देती है। वो टाउट करेंगे, टाउटिंग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, 4 ट्रिलियन की होगी, तो एक्चुअली उनका जो है ना पर कैपिटा इनकम वो 2400 और 2900 के दरमियान ओवर अराउंड कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके सामने हाजिर हैं। हस्बे मामूल आज हम बात करेंगे अहम पाकिस्तान की मईशत और उसके मुख्तलिफ चैलेंजेस, उस हवाले से उनके ऊपर बात और जायज़ा लेंगे कि आज पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि मईशत बढ़ी है और यकीनन कुछ अच्छी खबरें भी हैं। मसलन बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट भेज रहे हैं मुल्क में। 38 अरब से जायद पिछले साल, 38 अरब डॉलर, और ये सिर्फ बैंकिंग चैनल से आया है। फिर उसके अलावा स्टॉक मार्केट में तेजी रही है और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफ़ी सालों के बाद पॉजिटिव में गया है। तो ये अच्छे साइंस हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। तो आज हारून साहब से हम यही बात करेंगे कि क्या पहले ज़रा कहाँ पे अच्छी खबरें हैं और फिर उसके बाद क्या मसाइल है, क्यों, क्या वजह है कि किस तरह से जो एंडेमिक या देरीना मसाइल हैं उनको हम कैसे हैंडल करें। जी हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और ज़रा आज जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है इस वक्त पाकिस्तान की, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम रज़ा। Thank you for inviting me. जी, there's a lot of good news indeed. गवर्नमेंट कह रही है कि जी $2.1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है हमारा, और वो 20-22 साल के बाद ऐसा हुआ है। रिजर्व्स जो हैं वो 14 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। स्टॉक मार्केट 1,38,000 क्रॉस कर गई है। इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली लो है, 4% से भी नीचे है। रेमिटेंसेज आपने जैसे बताया $38 अरब इंक्रीज हो गए हैं, ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज। तो सारी पॉजिटिव खबरें हैं, और ये इंडिसेस भी जो हैं वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड इसको ऑब्वियसली डिनाई नहीं कर सकते। देयर इज डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट, बट वी हैव टू कीप ऑल दीज इंडिसेस विद पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हमें इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। एंड मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा गोल ये नहीं है, मैं गवर्नमेंट को किसी तरह भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, या मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू क्वेश्चन देयर एफर्ट्स एंड जो उन्होंने मेहनत की है। मैं आपको इश्यूज बता देता हूँ। और आपको पता है मैं तो पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा अपबीट हूँ, रहा हूँ और अभी भी हूँ। मैं इश्यूज बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा। इसको ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं रज़ा, आपकी इजाज़त से। जी जी। तो सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ जाएं आप। तो मैं आपको अब ये हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $31 अरब थी 2024 में, वो $32 अरब हो गई हैं। तो बिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ है, जो कि मेनली टेक्सटाइल, नेटवर्क, रेडीमेड गारमेंट्स, टावल्स एंड लेदर, प्लास्टिक्स, फार्मा, इसके अंदर ये 1 अरब इसकी वजह से इंक्रीज हुई है हमारी एक्सपोर्ट्स। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 53
$53 से 59 अरब पे चली गई हैं। सो $6 अरब का इंपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है। सो एक्सपोर्ट्स में $1 बिलियन का इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट्स में $6 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। और ये इंपोर्ट्स क्यों इंक्रीज हुई हैं? इसमें रबर एंड इट्स प्रोडक्ट्स $100 मिलियन, पाम ऑयल एंड पल्सेस, ये दालें वगैरह, वो $500 मिलियन एक्स्ट्रा हैं ज़्यादा। गाड़ियां हमने $500 मिलियन की ज़्यादा इंपोर्ट की। मशीनरी जो कि मेनली ये पावर वगैरह की, ये जो पावर प्लांट्स है उसकी मशीन, $1.1 बिलियन की एक्स्ट्रा आई है। और टेक्सटाइल और रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो $2 अरब की एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स हुई। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। हाँ, वो बढ़ी हैं, लेकिन जब आप नेट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं रजा, तो वो $1 बिलियन जो है, 2024 में वो 12.5 बिलियन नेट एक्सपोर्ट्स थी। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो थी टेक्सटाइल की, वो 2024 में 12.5 अरब थी, जो कि कम होके 11.5 अरब रह गई है 2025 में। सो नेट एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की वो कम हुई है। सो ये कहना कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, हाँ बढ़ गई हैं, लेकिन जब आप नेट करते हैं, जब टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स उसमें से माइनस करते हैं, तो कम हो गई हैं। तो ये, और वजह ये है कि कॉटन हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कॉटन हम सारी की सारी रॉ कॉटन जो है वो इंपोर्ट करते हैं। एंड सो मतलब बी वेरी केयरफुल, ये थोड़ा सा स्पिन इसके ऊपर गवर्नमेंट कर रही है। सो ये तो टेक्सटाइल की कहानी होगी। अच्छा, ये आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो पिछले साल $22 अरब था, इस साल वो $27 अरब है, डेफिसिट है, आपका तजारती खसारा है। ठीक है, सो वो $5 अरब बढ़ गया है। ठीक। उसके बाद गुड न्यूज आती है रेमिटेंसेस की। वो आप रेमिटेंसेस डालें, $30 अरब थी, अब $38 अरब है। तो इन्होंने आपको बचा लिया। सही बात है, सही उसके बात। बाद आपकी IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज और फ्रीलांसिंग वगैरह, वो अमेजिंग, दिस इज, आई लव दिस इज द बेस्ट। वो रजा $3.2 बिलियन से $4.6 बिलियन हो गई। वाओ। और आप देखेंगे अभी अभी हमारे इंटरनेट वगैरह का क्या हाल है, एंड वो फायरवॉल्स, ये वो फलाना, उसके बावजूद आप इसका पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल। और फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि नंबर्स कल नहीं आए हैं, तो लोन्स एंड जी। रिपैट्रिएशन तकरीबन एस्टिमेटेड जो पिछले साल 10.5 बिलियन दिए हैं, इस साल 14 अरब दिए हैं। तो इस तरह से करंट अकाउंट का सरप्लस जो है वो पिछले साल $681 मिलियन था, इस साल $2.1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है। तो ये तो एक खाका आपको बता दिए। कोई सवाल हो तो बताएं, फिर मैं आगे आपको थोड़ा और नहीं, ये खाका बहुत ज़बरदस्त है और मेरे ख़्याल से सरमायाकारी की भी बात करते हैं, लेकिन 2-3 और डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कि ज़रा कंसर्निंग है। एक तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में क्यूमुलेटिव तकरीबन ₹20 इज़ाफ़ा हुआ है हारून भाई। अब ज़ाहिर बात है उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होता है, ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा बताएँ। और फिर एक बड़ी चीज़ जो कि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, वो चीनी का स्कैंडल। पहले कर दो एक्सपोर्ट, शॉर्टेज हो जाए, फिर इंपोर्ट करो, उस पे भी सब्सिडीज, मतलब एक मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। तो पहले जरा पेट्रोल और फिर आते हैं चीनी पे, क्योंकि देखें ना, जहाँ पे अच्छी साइंस हो रहे हैं वहां पे जो माफियाज हैं वो चाह रहे हैं कि जरा इससे मिल्क भी करें। आपने वैसे हारून भाई शुगर मिल्क खोलनी थी, तो कोई बेहतर होता काम। आपने किस काम में पड़े हुए हैं आप? इंपोर्ट करते गुनाह एक्सपोर्ट। बेलज़्ज़त से मैं बचा हूँ, मुझे बचा रहने दें। ठीक है, अच्छा। तो अच्छा, पेट्रोल का तो जी बड़ा सिंपल है। वो इट वाज होवरिंग बिटवीन 40 एंड $50। ये जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, इस वक्त वो 60 $65 पर बैरल के दरमियान आ गया। सो पेट्रोल की प्राइस जो है वो जब वो स्टैटिक थी पाकिस्तान में, उस वक्त वो काफ़ी कम थी, अब वो इंक्रीज हुई है, तो वो इंक्रीज पैस ऑन हो रहा है। ये स्टेबलाइज होंगी आगे, अब होना शुरू हो गई है, ये $60 की तरफ जा रहा है, उससे भी कम होगा। तो होपफुली गवर्नमेंट उसको पैस ऑन करके, कीप ऑल्सो इन माइंड कि इस साल जो PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी किया गया है। तो ये एक और तरीका है इनडायरेक्ट टैक्स करने का हमारी आम पब्लिक को, ज़्यादातर गरीब लोगों को। सो आपको पता है, मैं इन चीज़ों के ऊपर, वो कभी बजट के ऊपर बात करेंगे तो फिर PDL वगैरह के ऊपर भी बात कर लेंगे। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ कि ये इस तरह का
आप गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दें एंड ऑल दैट, क्योंकि जिनकी बड़ी गाड़ियां हैं उनको तो पता भी नहीं लगता पेट्रोल कितने का डल रहा है एंड ऑल दैट। ये तो गरीब मोटरसाइकिल वाले और रिक्शे वाले और ये टैक्सी वाले इनको इफेक्ट होता है। सो ये तो आपका पेट्रोल का आ गया। शुगर मिल्स का क्विकली रजा, देखें ये आपकी ये जो शुगर मिल्स हैं, ये प्रीटी मच सारी की सारी तकरीबन आपके जो पॉलिटिशियंस जो कि असेंबलीज में बैठे हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो, ये सब उनकी शुगर मिल्स हैं या उनके सपोर्टर्स की हैं। राइट। पाकिस्तान के अंदर जो शुगर प्रोड्यूस होती है, अगर इंटरनेशनल मार्केट से उसको ख़रीदा जाए तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कम उसकी प्राइस है। अब सो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। मैं तो समझता हूँ, देखे ना, हमारी शुगर केन जो है, वो गन्ने को किसान उगाता है। एक तो वो पानी बहुत कंज्यूम करता है, तो जी वाटर हाँ। स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम। दूसरा, अब वो देखें हमारी जो क्रॉप है, कॉटन की क्रॉप, उसको रिप्लेस कर गया। हम कॉटन उगाते ही नहीं है, क्योंकि किसान जो है वो इस तरफ जाता है। कॉटन के अंदर और बड़े मसाले हैं रजा, वो कभी हम एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे। तो वो कॉटन के जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करना, वो हमने राइट टाइम के ऊपर मॉन्सेंटो वगैरह के साथ, हमने बेयर वगैरह के साथ नहीं साइन किया था, जिसकी वजह से वो कॉटन का जो सीड है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। पता नहीं कितनी तरह की सीड की वैरायटीज आ गई हैं, और हर दफ़ा वो पेस्ट कंट्रोल होता है, तो कॉटन की जो हमारी है फसल, वो सही पैदावार नहीं देती, जिसकी वजह से फार्मर ने कॉटन उगाना छोड़ दी है और वो गन्ने की तरफ जा रहा है। गन्ने के अंदर भी उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, पेमेंट नहीं, उनको पूरी पेमेंट नहीं मिलती और टाइम पे नहीं मिलती, लेकिन वो कॉटन से बेहतर वो कहते हैं कि ये है। सो बहरहाल ये अगेन एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है। आई डोंट वांट, आपने क्योंकि वो इकोनॉमी का रखा हुआ है जी, ब्रॉड जी, बेस, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपकी बात है, जो आपके लिए वो असेंबली में सारे बैठे हैं। इस इंडस्ट्री को अगर कुछ करना है आपको, तो ये आपको असेंबली की साख्त जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, नेशनल उसको असेंबली। उसको बिल्कुल करना पड़ेगा। यू नो लेकिन मैं आपको बताऊं कि हारून भाई, जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, और वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, यानी कि सरमायाकारी। और जाहिर बात है बैरूनी सरमायाकारी पे बड़ा जोर है कि जी सऊदीज आ रहे हैं और फलाना आ रहा है। असल पाकिस्तानी सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी उस तरह से नहीं कर रहा, डिस्पाइट ये गुड साइंस। और ये ही सबसे बड़ी वजह है कि हमारी ग्रोथ रेट, हमारी शरह तरक्की नहीं बढ़ी। तो थोड़ा सा मुझे आप ये, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, हमने कई बार सॉल्यूशंस भी इसके लिए तजवीज़ किए हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी अभी कल परसों बात हो रही थी एक बहुत अहम शख्सियत से, जो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को देखते हैं। तो मैंने उनसे कहा जी सिक्योरिटी का मसला है। उन्होंने कहा नहीं, सिक्योरिटी तो ज़्यादा ये खबरों में होती है, जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पर। वो चाइनीज़ इन्वेस्टर कहता है कि जी मैं आप आके कितने लाइसेंस लूँगा, स्टे ऑर्डर तो नहीं हो जाएगा, लेबर की क्या यहाँ पे है इशू, यहाँ पे बिजली का रेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है कि नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स भाग जाएंगे। वो कहते हैं जी सारी चीज़ें की ज़मानत तो ये जो डोमेस्टिक, वो तो मैं फॉरेन की बात कर रहा हूँ, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आपकी तरह के भी, वो भी 100 बार सोचते हैं कि यार मैं नया होटल बनाऊं कि ना बनाऊं, नया प्रोजेक्ट लगाऊं कि ना लगाऊं। तो आई थिंक दैट्स समथिंग वी नीड टू एड्रेस। थोड़ा सा उस पर भी बताइए। और लेट्स फाइंड अ कॉन्क्रीट 1 or 2 immediate steps that the government should undertake. जी। रजा, थोड़ा फिर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बैकग्राउंड आपको दे दूं। हमारे ये इन्वेस्टर क्या देखता है। सबसे पहले आप देखें कि हमारी जीडीपी जो है 2022 में $375 बिलियन थी। सो हमारी इकोनॉमी का साइज आप कह लें। जी हाँ। 2023 में वो, 2022 में $375 थी, 2023 में 338, कम हो गई, 338 बिलियन हो जी गई। हाँ। 2024 $373 बिलियन होगी, और अब 2025 का वो कह रहे हैं $397 बिलियन। ये क्योंकि अभी रिसेंट नंबर्स आए तो आई स्टिल हैव टू चेक। यानी कि 4 साल से हम 400 बिलियन क्रॉस नहीं कर सके। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे स्टैटिक है, देयर इज वर्चुअली नो ग्रोथ। वो नंबर फजिंग व्हाटएवर गवर्नमेंट ने जो भी किया है, वो कह रहे हैं कि 2% है एंड ऑल दैट। तो देयर इज कंसेंसस के स्लाइटली ओवर 1% इंक्रीज हुआ है, तो जिसकी वजह से 397 कह रहे हैं वहां तक पहुंच गए, लेकिन 400 क्रॉस नहीं कर सकी। साथ वाले जो है वो 4 ट्रिलियन क्रॉस करके बैठे हुए हैं।
राइट, राइट, राइट। सबसे पहले तो समझें ये कि ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं। वो खुद मान रहे हैं कि 4 साल से कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो भाई क्यों कोई आएगा एक ऐसी इकोनॉमी में जहाँ ग्रोथ के कोई चांस ही नहीं है? पहली बात तो ये हो गई। ठीक है जी। अब आगे चलें। अब जनाब, जब इन्वेस्टर को पता है कि ये कंट्री जो है, आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो देखें, वो बैठ के हर चीज़ वो मशीनें खुद तो नहीं चलाएगा ना। वो फैक्ट्री के ऊपर बैठ के ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट तो नहीं खुद चलाएगा। वो इंजीनियरिंग तो खुद नहीं चलाएगा ना। उसको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। और जब इन्वेस्टर को पता है कि पिछले 3-4 साल में 30 लाख से ज़्यादा ट्रेन्ड, क्वालिफाइड, एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स छोड़ के चली गई है मुल्क। हाँ, जब उसको पता है कि भई मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करूँगा, कोई फैक्ट्री लगाऊँगा, कोई प्रोजेक्ट शुरू करूँगा, तो मुझे यहाँ पे ट्रेन्ड रिसोर्स चाहिए, वो है ही नहीं यहाँ पे। आप बिल्कुल। यहाँ पे, क्योंकि मैं मिलता हूँ ये जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह से, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, छोड़ के जा रहे हैं सारे। उनको जी समझ हाँ, नहीं आ रही कि जिसको ट्रेन बिल्कुल, करते हैं, जो अच्छा होता है वो छोड़ के जा रहे हैं। आप रोक भी नहीं सकते, ठीक है? दुरुस्त। फिर आपके इंडस्ट्री से वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, हायरिंग फ्रीज़ लगाए हुए हैं हमने। हम यू नो बल्कि निकाल रहे हैं लोगों को। राइट, अच्छा, राइट। अब जब ऐसी सिचुएशन है, अब इन्वेस्टर कहता है कि यार ये हो क्या रहा है? जब वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट कहती है क्या बात कर रहे हैं जनाब? हमारे तो 30 लाख लोग बाहर गए, हमारी जो रेमिटेंस है वो 30 बिलियन से 38 बिलियन हो गई है। वो हुँ, उसको वो ये रियलाइज़ करने की बजाय कि भई जिन लोगों ने आपका मुल्क चलाना है, वो तो छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों ने बिल्कुल। चलाना है वो छोड़ के जा रहे हैं। तो अगेन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये 30 से 38 बिलियन होना। अच्छा, ये भी सुन लें, 31% यूके से इंक्रीज हुआ है, सऊदी अरेबिया से 26% इंक्रीज हुआ है, यूएई से 41% इंक्रीज हुआ है, यूरोपियन यूनियन से 29% इंक्रीज हुआ है। ये हुँ। सारी वो कंट्रीज हैं जहाँ पे जाना आसान है। अमेरिका जहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ है। जी, 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 जी। तो सही दैट बात। टेल्स यू, जहाँ जा सकते हैं वहाँ जा रहे हैं, लाखों की तादाद में जा रहे हैं। तो जी हाँ, इन्वेस्टर ये भी सोचता है कि मैं कैसे चलाऊंगा। ठीक है रजा। हाँ। अब इन्वेस्टर को, अच्छा वो गवर्नमेंट कहती है जी 4%, 3.5% इन्फ्लेशन है जी, हिस्टोरिक लो है, जबरदस्त जगह है काम करने के लिए। तो इन्वेस्टर आके बिल्कुल, देखते हो यार वेट अ मिनट, ये 23% था आपका रेट तो और अरुण इंटरेस्ट रेट, और अब वो हो गया है 11%। जी, आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट जो है 1,38,000 होगी। भाई इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि जब आपकी 23% से 11% होगी इंटरेस्ट रेट, लोग बैंकों से उठा के स्टॉक मार्केट में डाल देंगे। सही, साथ आप बिल्कुल मार्केट सही। में ये कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे जाएगी। हाँ, इन्फ्लेशन, सही बात है। आप इन्फ्लेशन इसलिए आपकी लो है बिकॉज़ सप्रेस कर दी है आपने इकोनॉमी, क्योंकि आप आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसे हैं, आपने कंप्लीट ग्रोथ हो नहीं रही, सप्रेस कर दी है इकोनॉमी। तो ज़ाहिर है जब डिमांड ही नहीं है तो इन्फ्लेशन तो नीचे ही जाएगी ना। दुरुस्त, दुरुस्त। तो रज़ा इस तरह से एब्सोल्यूटली। सोचता है अपना। मैं तो ब्यूरोक्रेसी की अब मैं क्या बात करूँ मैं तो इतना कुछ कह चुका हूँ ब्यूरोक्रेसी के बारे में। वो तो छोड़ दें, वो तो उसकी तो बात ही और है। वो तो फिर हम कंपेयर करना शुरू होते हैं ना टर्की से, मलेशिया से, उनकी कैसी है ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल दैट। लेकिन मैं कह रहा हूँ उस सीढ़ी के उस लेवल पे पहुँचने से पहले ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, मतलब हाँ, सच तो बिल्कुल। बोलना चाहिए। बिल्कुल, मेरे नज़दीक तो हारून भाई ये सारी बातें, और मैंने स्टार्ट भी अच्छी न्यूज़ से किया। मैंने कहा ये ना लगे कि हम लोग हर वक़्त मायूसी फैला रहे हैं, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक और अफ़सोसनाक 2 अहम डेटा पॉइंट्स या मालूमात जो हैं, वो है एक तो जो गुर्बत से नीचे की लकीर से नीचे रहने वाले पाकिस्तानी हैं, 44-45%। अब ये कहने को तो 44% है, अगर आप उसका नंबर लगाएँ, तो होशरुबा नंबर है। इतनी बड़ी आबादी में हमारी, मतलब करोड़ों में लोग बनते, 13-14 करोड़ लोग बन जाते हैं ख़ानदान। और दूसरा, हारून भाई, 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी ज़्यादा, ये लोग कहते हैं ना डिग्री हो जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी जी, ये हफीज़ पाशा साहब की जो रिपोर्ट्स हैं। और ज़ाहिर बात है, दिस इज़ लिंक्ड टू जो हम पहले बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का जो है ग्रोथ का, ये डायरेक्टली उसका एक रिजल्ट भी है। तो ये अब कितना, आप ये, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त, और प्रोग्राम के एंड में हम बात भी करेंगे कि हमें इंडिया से खतरा है, एक वो उनका न्यूक्स, उनके मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स, और इधर हमें बीएलए टीटीपी आके मार रहे हैं हमारे लोगों को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन जो टाइम बॉम्ब अंदर हमारे माशरे में है, वो ये 20 मिलियन बच्चे
बगैर नौकरी के वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, और उनका गुस्सा और उनकी फ्रस्ट्रेशन रोजाना बढ़ी है। ये बहुत बड़ी तादाद है। तो जरा थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करते हैं और थोड़ा सा इसकी भी बताएं कि कहाँ, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ टू एड्रेस दिस, यू नो। जी। सबसे पहले तो सच बोलें। आप कह रहे हैं जी हमारे $14 बिलियन रिजर्व्स हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं। 6 बिलियन उसमें से लोगों के हैं प्राइवेट, 8 बिलियन जो है वो स्टेट बैंक के। हाँ। चलिए वेरी गुड, आपके 2 बिलियन पे भी आगे थे, वेरी गुड। लेकिन ये भी तो साथ बताया ना कि $12 अरब आपने चाइना से लिया हुआ है, जो कि हर साल आप रोल ओवर कराते हैं। $3 बिलियन आपने सऊदी अरब से लिया हुआ है, जो आप हर साल रोल ओवर कराते हैं। $2 बिलियन आपने यूएई से लिया हुआ है, जो कि हर साल आप रोल ओवर कराते हैं। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। कोई मसला नहीं है, अगर आप सच बोलेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप आपकी बातों का यकीन करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे आप। अब आ जाए जी जो आपने बात की, सोल्यूशन क्या है। देखें, पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि हमारा स्ट्रक्चरल जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें ये है कि अगर आप, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं होते। सबसे नहीं बड़ा, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो डॉलर के लिए हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है रजा। अब वो बिल्कुल। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सपोर्ट इंक्रीज करने लगते हैं तो आपकी इंपोर्ट उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है, आपके जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे बेस करते हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर, करेक्ट। इंपोर्टेड मशीनरी के ऊपर और इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर। आप कहते हैं आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आप $3.5-4 बिलियन का पाम ऑयल मंगवाते हैं। मैं हैरान हो गया हूँ, $900 मिलियन की आप दालें मंगवाते हैं। वो चाय की तो बात ही अक्सर हम करते हैं, $500-600 की चाय जो पीते हैं। जो बासानी यहाँ उग सकती हैं, अंदाजा एग्जैक्टली, कीजिए मतलब। उफ। हमने कितने प्रोग्राम्स किए हैं इसके ऊपर, एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं, राइट। अच्छा, सो अब मेरा पॉइंट ये है रजा कि स्ट्रक्चरल अब क्या करें ना, आपने एक्सपोर्ट करनी है लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं और मशीनरी और वो पेट्रोल और सारा कुछ वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है, फिर आपका नेट डेफिसिट आ जाता है। अच्छा, जो आपको रेमिटेंसेस इंक्रीज हो रही हैं, जो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं वगैरह, वो सारे उसका सारा जो है वो आपके लोन रीपेमेंट्स में चला जाता है। इस दफ़ा एस्टिमेटेड $14 बिलियन आपने 25 में रिटर्न किया है। तो इसका क्या हाल है? तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, आपको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था, आपको ये करना पड़ना था, ये ग्रोथ आपको राइट। सप्रेस करनी थी, अंडरस्टूड। आईएमएफ का प्लान यही कहता है। लेकिन रजा, हमें किसने रोका है कि हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने बिजनेसमैन को इकट्ठा करके उनको कहें कि भाई स्टार्ट फोकसिंग ऑन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। पाकिस्तान के पास यस। हर चीज है। वो 114 117 जो एलिमेंट्स अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस किए हैं, रखे हैं इस कुरे अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर, उसमें से 94 जो है पाकिस्तान में। जी जी जी। 94 एलिमेंट्स पाकिस्तान में, रॉ मटेरियल। किसने रोका है कि आप अपने उन्हीं बिजनेसमैन को जो इन हालात में भी अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, दुनिया के मुश्किल तरीन हालात में वो फिर भी फैक्ट्री चला रहे हैं, जॉब्स मेंटेन करें, टैक्सेस दे रहे हैं, क्या वो इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके उनको यूटिलाइजेबल, यूजेबल नहीं बना सकते, ताकि वो हमारी फैक्ट्रियों में हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, राइट। बिल्कुल। सो बिल्कुल। क्या हम अपनी जो पेट्रोलियम पॉलिसी है उसको चेंज नहीं कर सकते कि फॉरेन कंपनीज भी आके या जॉइंट वेंचर्स लोकल्स के साथ करके वो एक्सप्लोरेशन को ज्यादा करें? तो बहुत से ऐसे पाकिस्तान के अंदर जगह हैं जिसकी जो सक्सेस रेशियो है, आपके पेट्रोल या ये जो रॉ खाम तेल है उसके उसको हिट करने की सक्सेस रेशियो बहुत हाई है बाकी दुनिया से। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें रजा हमें अपने डोमेस्टिक, वी नीड टू लुक इनवर्ड्स, ये गवर्नमेंट ने नहीं किया। दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। आईएमएफ एब्सोल्युटली। की दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन पे चलते रहे और लेकिन जो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो नहीं किए। उसके अलावा आपको बजट के रिफॉर्म भी चाहिए, जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ हमें रीराइट करने की जरूरत है बजट की। ये एनएफसी अवार्ड जो है ये भी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इसके होते हुए आपका बजट कभी ठीक ही नहीं हो सकता, डोमेस्टिक साइड जो आपका रेवेन्यू और सो ओवर टू यू।
नहीं, नहीं, बिल्कुल, थैंक यू। दिस इज़ क्वाइट क्लियर, और ख़ुसूसन ये हमेशा जब दालों की बात नंबर में पढ़ता हूँ, तो बस आपको मैं क्या बताऊँ कि खून कूदता है कि आपकी इतनी बड़ा दुनिया का इरिगेशन का नेटवर्क हो, फर्टाइल ज़मीन हो, और आप फिर भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो दालें मँगवा रहे हैं, या ये मँगवा रहे हैं, वो मँगवा रहे हैं। अच्छा हारून भाई, आ जाते हैं ज़रा-सी एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर। मईशत की काफ़ी बात हो गई। इन तमाम इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बड़ी कामयाबियां मिली हैं, और ये एक एक वो वाला वक्त है कि जिसकी हमें तवक्को नहीं थी आज से 1-2 साल पहले भी। तो लास्ट इस पे कंक्लूड करते हैं, इसके ऊपर कमेंट कीजिए और फिर नाजरीन से इजाजत लेंगे जी। क्विक कमेंट, इससे पहले रजा मैं एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताना, कि जो मार्च तक के हमारे डेट के नंबर्स आए हैं मार्च 2025, तो डेट हमारा डोमेस्टिक डेट जो है वो 39 ट्रिलियन रुपीस से इनक्रीज होकर 47 ट्रिलियन हो गया है, जिसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है रोज का तकरीबन 22 अरब रुपया बोरो करती है। सो अच्छा, मूविंग ऑन, आपके सवाल पे आते हैं। देखिए मैं इसको क्विकली एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि ये असल सक्सेस जो है ना, अगर कुछ एक्सीलेंट सक्सेस स्टोरी है तो वो ये है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस है। ऑफ कोर्स ये जो हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये है सक्सेस। और जो सारी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उसकी एक प्रोफेशनलिज्म की धाक बैठ गई है, एंड यू नो एंड प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस ऑफ कि डिलीवरी की है। कौन सी फौज है जो इस तरह से, और मॉडर्न वॉरफेयर, ये तो अब ट्रम्प साहब खुद उन्होंने कल स्पीच में एडमिट किया कि ये वॉरफेयर की नेचर चेंज हो गई है। हाँ, तो सो अब लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग रजा बात आप देखें कि एक चीज है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। आपने नाम सुना होगा। मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, इट्स इनक्रेडिबल। हम कहते हैं वो तो बाबू बैठे हैं, ये वो फलाना एंड ऑल दैट, बट यू नो वी हैव टू गिव देम क्रेडिट, राइट? और एंड ऑफ कोर्स टू आवर एस्टैब्लिशमेंट इज वेल, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, आप ये खूबसूरती देखें कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो 70% से ज़्यादा जो है, उससे भी बहुत ज़्यादा, शायद 80%, वो चाइनीज़ है। उसके बिल्कुल। बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तकरीबन 95% चाइनीज़ ने बनाया है, और शानदार वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी मेरे ख्याल से 90% प्लस वो भी चाइनीज़ ने बनाया है। हमारा न्यूक्लियर पावर 100% जो है वो तकरीबन वो भी चाइनीज़ का है बनाया हुआ। फ्रैंकली इंपोर्ट्स भी जो है हमारी, वो भी चाइना से ही ज़्यादातर होती हैं। तो बिल्कुल। आप देखें कि हर चीज़ में चाइना 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 पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कहता नहीं जी, मैं तो अमेरिका का बहुत दोस्त हूँ। तो ये कमाल एक वर्ल्ड के लिए लेसन है कि आप किस तरह से आप एक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, कि आप किस तरह से दोनों पावर जो हैं वर्ल्ड की उनको साथ लेके चल सकते हैं, और दोनों को ही बिल्कुल। नाराज नहीं करते, बल्कि नाराज ना सिर्फ नाराज नहीं करते, लेकिन दोनों ही आपसे खुश हैं। हाँ, सो समझता हूँ ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा सक्सेस है। एंड टू रैप अप रजा, क्विकली मैं इंडिया का भी बता दूं। इंडिया ऑन दी अदर हैंड, हमारे जो जो दोस्त और भाई बहन इंडिया के हैं, वो आजकल उधर चैनल शायद बंद हुआ है तो देख नहीं सकते, बहरहाल जो भी देख रहे हैं, कि देखें इंडिया। आप रजा, आपको पता है वहां पे इनकम डिस्पैरिटी का क्या हाल है? बिल्कुल। आज से कुछ साल पहले 800 मिलियन, 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जो है वो राशन देती है मंथली, 80 यस, करोड़। यस। और पिछले साल वो होना था सेंसस, और इस वजह से नहीं वो करा रहे कि ये 80 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं, right? इतना, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो टाउट कर रहे हैं, टाउटिंग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, 4 ट्रिलियन की होगी, तो एक्चुअली उनका जो है ना पर कैपिटा इनकम वो 2400 और 2900 के दरमियान होवर अराउंड कर रहा है। जबकि आप जिनसे वो कंपेयर करते हैं, चाइना का वो 14-15 हज़ार डॉलर है, बिल्कुल। अमेरिका का 90 हज़ार डॉलर है। पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड हैं वो लोग, उनको नींद नहीं आती पाकिस्तान के सोचे बगैर, जबकि पाकिस्तानी हुँ, देर चिल, यहाँ पे तो कोई बात भी नहीं करता, राइट? और हुब्रिस की आप हाल देखें कि सार्क को उन्होंने बंद कर दिया, राइट? बिल्कुल, शशि बिल्कुल। थरूर साहब को भेजा उन्होंने, जिस किस्म की तकारीर की, मैं समझता था पढ़े लिखे बंदे हैं, ऑल दैट।
बहरहाल वो देख ही लिया उनके साथ भी क्या हुआ, वहाँ पे किसी किस्म की कोई सक्सेस नहीं हुई। लेकिन मैं रज़ा, मैं फाइनल एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाट इफ आप सोचें अगर इंडिया एक बड़े भाई की तरह डील करता हमें, अगर वो ये जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं रज़ा, ये ऐसे नहीं चढ़े हुए। ये 1947 के जो पार्टीशन के ऊपर जो पाकिस्तान का राइट था, जो पाकिस्तान को पैसे मिलने थे, जो पाकिस्तान को मशीनरी मिलनी थी, जो पाकिस्तान की ये सारी इश्यूज जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ये होते तो शायद इतना कर्जा पाकिस्तान पे ना चढ़ता। सो बिल्कुल, बिल्कुल इसके सही कहा। काश ये नेबर जो है, बड़ा नेबर, ये एक अच्छा नेबर होता, ये एक हेल्पफुल नेबर होता, और काश ये लोग थोड़े से यू नो ह्यूब्रिस का शिकार ना होते। बस जी, अभी आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और ख़ुसूसन अभी तो ह्यूब्रिस या एरोगेंस जो है, वो तो सामने दिखाई दे रही है। बहरहाल हमारे शो का वक़्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है और हारून भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, आपने देखा आपके कमेंट्स का भी और सवालात का शुक्रिया। अगली बार हम इनको रेज़ भी करेंगे। आज के लिए इजाज़त और खुदा हाफ़िज़।